नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आका चीन की हेकड़ी तो निकल गई। चीन अब घुटने के बल पर खड़ा है भारत के सामने। अब उसकी औकात बिल्कुल दो कौड़ी की हो गई है। जिस तरह से करीब 8 हफ्ते तक उसने भारत के साथ जो सीमा विवाद को ऊपर तक उठाया और बाद में वही पीछे हट के आ गया और जो दोनों के बीच समझौता हुई है, वार्ता हुई और उसके बाद दोनों सेनाएं अब अपने अपने स्थान पर जा रही है। इसके बाद चीन को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। लेकिन चीन को जो अपने आका अपने सब कुछ समझ बैठे थे केपी शर्मा ओली, उनको भी अब परेशानी बढ़ गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब किसके दरवाजे पे जाएं, क्योंकि चीन भारत के सामने बिल्कुल पस्त हो चुका है। और दूसरी तरफ जो नेपाल को आगे बढ़ाकर भारत के साथ नेपाल के संबंध को खराब करने की कोशिश कर रहा था, उसमें अब एक नया मोड़ आ गया। केपी शर्मा ओली को से इस्तीफे की जो मांग हो रही है, उसमें अब अंतिम दौर आ गया है, क्योंकि उनके पास दिए जाने वाले सारे मोहलत, सारा समय लगभग अब खत्म हो चुका है। और जो ओली ने अंतिम दांव चलना था वो चल चुके हैं। और उन्होंने सबसे पहले विद्यादेवी भंडारी को भड़काने की कोशिश की, जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं। और नेपाल के राष्ट्रपति के पास जाके उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से हमें हटाने की कोशिश की जा रही है, आपके साथ भी वैसा ही करने की कोशिश की जा रही है। विद्यादेवी भंडारी कुछ समय के लिए कंफ्यूज्ड हो गई। उन्हें लगने लगा कि हो सकता है कि जिस तरह से ओली के खिलाफ मुहिम चल रहा है और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद जब ओली इस्तीफा दे दें तो फिर उनके ऊपर भी ऐसी बातें होने लगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आके हमसे ये बातें कह रहे हैं। ये एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश थी और ये पहला दांव था, क्योंकि ये दांव चलने से पहले ओली ने कुछ दिन पहले ही, मतलब सबसे पहले उन्होंने चीनी राजदूत हुआ यांकी को राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मुलाकात करने के लिए भेजा। पहले जब यांकी गई और विद्यादेवी भंडारी से मुलाकात की और उन दोनों के बीच जो बातचीत हुई, उसमें नेपाल के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में बातचीत हुई और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में चर्चा हुई। और नेपाल की जो चीन के राजदूत हैं, उन्होंने बताया, विद्यादेवी भंडारी को भी भड़काने की कोशिश की कि जिस तरह से ओली के खिलाफ ये अभियान चल रहा है, वही अभियान आपके खिलाफ भी चलाया जा सकता है, क्योंकि ये चीन के सूत्र जो उनके स्पाई हैं, ये उन्हें बताए हैं कि ओली के बाद नंबर आपका आने वाला है। उसके बाद फिर केपी शर्मा ओली भी राष्ट्रपति से मुलाकात करने गए और उन्होंने भी वही बात कही जो चीनी राजदूत ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से की थी। दोनों ने एक तरह से उनको भड़काने की कोशिश की, क्योंकि ओली को लग रहा था कि ऐसे समय में राष्ट्रपति का उपयोग किया जा सकता है। उपयोग से मतलब यहाँ दुरुपयोग से है, क्योंकि वो चाहते थे कि संसद का सत्र तो स्थगित कर दिया गया है, अब एक ऑर्डिनेंस लाया जाए और पॉलिटिकल पार्टी में जो बंटवारा होता है, फूट होता है, डिवीजन किया जाता है, उस पर पॉलिटिकल पार्टी एक्ट में संशोधन किया जाए ऑर्डिनेंस के माध्यम से। और इसके लिए राष्ट्रपति को अपने साथ मिलाना बहुत जरूरी था। लेकिन ये दाव भी ओली का फेल हो गया, क्योंकि जैसे ही जो ओली के विरोधी गुट हैं, उनको ये पता चला कि किसी तरह से राष्ट्रपति को अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश ओली कर रहे हैं, तो इन्होंने भी राष्ट्रपति से मुलाकात करने की कोशिश शुरू कर दी। और उसके बाद सबसे पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के चेयरमैन हैं, यानी कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के 2 चेयरमैन हैं, एक ओली हैं, एक पुष्पकमल दहल प्रचंड हैं। यानी कि एक चेयरमैन, एक को चेयरमैन, लेकिन दोनों की औकात एक ही है। और प्रचंड ने फिर उसके बाद विद्यादेवी भंडारी से मुलाकात की और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाई जा रही है और आपको इसके लिए निश्चिंत होना चाहिए, क्योंकि ये सारा मामला केपी शर्मा ओली का है और उन्होंने ही ये भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की है। इसके बाद जब प्रचंड से बात हो गई तो विद्यादेवी भंडारी को थोड़ा सा आश्वासन मिला और फिर उन्होंने ही प्रचंड से मुलाकात के बाद कुछ चीज़ें क्लियर की कि स्टैंडिंग कमेटी जो है
नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे मजबूत बॉडी, उसके कुछ और सदस्य इस बात का आश्वासन दे दें कि राष्ट्रपति के ऊपर कोई खतरा नहीं है। और फिर प्रचंड अपने दो सहयोगी, जो पहले से ही 3 लोगों ने, जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन लोगों ने ओली के खिलाफ मुहिम चलाई थी और उनसे इस्तीफे की मांग की थी। ये सारे लोग राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मुलाकात करने के लिए गए। प्रचंड के बाद माधव कुमार नेपाल और झालानाथ खनल, ये दोनों जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ओली के खिलाफ मुहिम चला रखी है, इन दोनों ने भी विद्यादेवी भंडारी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि आपकी कुर्सी को किसी तरह का खतरा नहीं है। अब ये जो दांव था ओली का पूरी तरह से विफल हो गया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के 45 मेंबर में से 30 मेंबर बिल्कुल इन गुट के साथ थे। माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खनल और प्रचंड के गुट में 30 लोग हैं जो उनकी सहायता कर रहे हैं और इन लोगों ने ओली से इस्तीफे की मांग की है। केवल 15 लोग हैं, 15 सदस्य जो नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी के हैं, वो लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं और ओली से उनको प्रधानमंत्री बने रहने की बात भी करते हैं और दूसरी तरफ ये नेतृत्व परिवर्तन की मांग भी करते हैं। तो 30 लोगों का समर्थन जब मिला और उसके बाद विद्यादेवी भंडारी को ये पूरा विश्वास हो गया कि ये जो मुहिम है ये ओली के खिलाफ है और इसी के कारण ओली से ने हमें भटकाने की कोशिश की और अपने फायदे के लिए उपयोग करने की कोशिश ओली हमारे कर रहे हैं। तो इसके बाद जो उनका पहला दांव राष्ट्रपति को अपने पक्ष में लेने का था वो फेल हो गया। उसके बाद ओली दूसरे दरवाजे पर पहुंचे और वो दरवाज़ा था नेपाल के सेना प्रमुख का। नेपाल के सेना प्रमुख से उन्होंने 2 बार मुलाकात की। जो पूर्णचंद्र थापा नेपाल के सेना प्रमुख हैं, उनके साथ जब मुलाकात की तो वो मामला और बिगड़ गया। पहले तो इन्होंने सोचा कि सेना अध्यक्ष से मुलाकात करने के बाद हमारा दबाव बढ़ जाएगा, हमारी ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन इसके उल्टा उनका दांव जो ये था वह उल्टा पड़ गया। सेना के प्रमुख से मुलाकात करने के बाद जो इनके विरोधी गुट हैं उन्होंने उनके खिलाफ मुहिम और तेज कर दी। यहाँ तक कि प्रचंड ने कह दिया कि ये नेपाल कोई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं है जहां पर सेना शासन को नियंत्रित करे। इसलिए सेना प्रमुख से मुलाकात करके ओली ने एक तरह से संविधान का उल्लंघन किया है और जो राजनीतिक कशमकश अभी चल रही है उसमें एक ऐसे उठापटक की कोशिश की है जिसको अब माफ नहीं किया जा सकता है। और दूसरी तरफ जो सेना प्रमुख थे उन्होंने भी ओली को चेतावनी दे दी। जब इन्होंने पहली बार मुलाकात की थी उस समय सामान्य तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की कि अगर नेपाल में संवैधानिक संकट आता है तो सेना क्या करेगी। उस समय सामान्य चर्चा हुई थी जिसमें इनको लगा कि किसी तरह को सेना को अपने साथ मिला लेंगे और राष्ट्रपति शासन घोषित करने के बाद भी सेना हमारे साथ रहेगी तो प्रचंड जैसे लोगों से निपट सकते हैं। लेकिन उनको उस तरफ से कोई इशारा नहीं मिला। तो फिर दोबारा उन्होंने मुलाकात की और दोबारा तो सेना प्रमुख पूर्णचंद थापा ने यहाँ तक कह दिया कि अगर नेपाल में सेना का इस्तेमाल किया गया तो बहुत बड़ा महाविनाश होगा, क्योंकि ओली के खिलाफ ऐसे ही जो मामले चल रहे हैं भारत विरोध का, उसका परिणाम बहुत खराब होने वाला है। और दूसरी तरफ ऐसी स्थिति में भी चीन की राजदूत इनके इंटरनल अफेयर्स में यानी कि पार्टी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए हर लोगों के साथ मीटिंग कर रही है, दूसरी तरफ नेपाल के राष्ट्रपति के साथ मीटिंग कर रही है। तो ऐसे में यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है नेपाल के लोगों को कि चीन किस तरह से अंदर तक नेपाल में घुसपैठ कर चुका है। तो सेना प्रमुख ने स्पष्ट रूप से ओली को लताड़ लगा दी और बताया कि आप राजनीतिक मामलों में सेना को घसीटने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे महाविनाश होगा नेपाल में, और आप अपने जो स्थितियां हैं उसको राजनीतिक लेवल पर निपटने की कोशिश करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ओली हो, प्रचंड हो, माधव कुमार नेपाल हो या कोई और हो, उससे सेना को कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे ही बात सुनने के बाद अब उनके पास जो दूसरा दांव था वो भी फेल हो गया। और तीसरी बात है कि ओली उसके बाद अब समझौते के मूड में आ गए, जब उनको लगने लगा कि एक तरफ जो चीन है
जो उनको बैकअप दे रहा था वो भी भारत के सामने घुटने टेक दिया है, तो उनकी क्या औकात रह गई है। अब जब चीन ने सारी स्थितियां क्लियर कर दी तो उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मोदी से मदद की गुहार लगाने के लिए नेपाली कांग्रेस के पास गए। उन्होंने पहले भी नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की थी और जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है नेपाल के अंदर उसमें उन्होंने उससे मदद की गुहार लगाई थी। और पहले दो तरह से मदद उन्होंने मांगी थी। पहली मदद ये थी कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल में विभाजन हो जाता है और उनके गुट के लोग बाहर आ जाते हैं तो नेपाल की जो कांग्रेस पार्टी है वो इनका सहयोग करे, या तो दोनों गठबंधन बना के सरकार चलाएं और उनके जो विरोधी गुट हैं, प्रचंड का गुट है, उनको अलग थलग कर दे। और दूसरी तरफ अगर नेपाल की कांग्रेस पार्टी, चूंकि भारत के साथ उसका संबंध हमेशा से अच्छा रहा है, तो ऐसे में नेपाल की कांग्रेस पार्टी को उपयोग करके, शेर बहादुर देउबा का उपयोग करके ओली चाहते हैं कि भारत के साथ संपर्क फिर से बहाल किया जाए, ताकि जो भारत और नेपाल के बीच संबंध में खटास आ गया है उसको फिर से पटरी पर लाया जाए और भारत किसी तरह से अब हस्तक्षेप करके नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को शांत कर सके और ओली फिर से प्रधानमंत्री बने रह सके, या फिर अपने विरोधी गुट को दबाने के लिए नेपाल की कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री का पद दें और खुद पार्टी का जो अपनी पार्टी के जो अलग गुट है उसको सहयोगी बना के सत्ता में भागीदारी करें। तो अब उनका अंतिम दाव नेपाली कांग्रेस को यहाँ तक, भारत तक पहुँचाने के लिए है, लेकिन वो दाव भी उनका फेल होता दिखाई पड़ रहा है और नेपाल की कांग्रेस पार्टी किसी भी स्तर पर इस मामले में पड़ना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि अगर ओली ने जिस तरह से पिछले 2-3 महीनों में चीन के इशारे पर भारत विरोधी रुख अपनाया है, उस मामले में अगर नेपाल की कांग्रेस पार्टी भी घुसती है तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि नेपाल की कांग्रेस पार्टी भी अब भारत के विरोधी हो गई है। वो किसी भी स्तर पर ओली की सहायता नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारे एक एक दाव जो है ओली का वो फेल होता जा रहा है, विफल होता जा रहा है। और अब उनके विकल्प, सारे विकल्प के सारे दरवाजे जो थे वो बंद हो चुके हैं। अब उनके पास कोई तीसरा विकल्प रहा नहीं है। अब उनको नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और प्रधानमंत्री दोनों पदों से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा वक्त मिल सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। ये जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक है जो अंतिम फैसला लेगा ओली के रहने और न रहने के लिए, वो अंतिम फैसला लेने के लिए अभी थोड़ा समय दे रहा है। 2 दिन, 4 दिन का समय और मिलेगा और 1-2 बैठक और होगी। उसके बाद अगर ओली रिजिग्नेशन नहीं देते हैं तो उनको कुर्सी से धक्का देकर बाहर कर दिया जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।